बात आती है गोल डिफाइन करने की। क्यों डिफाइन करना है? जीवन में कोई उद्देश्य तो होता ही है, उस उद्देश्य को पाने के लिए हम बहुत सारे गोल बनाते हैं। अच्छा, एक उद्देश्य नहीं हो सकता। हमारा स्वास्थ्य के उद्देश्य अलग हैं, हमारे संबंधों से संबंधित जो हमारे रिलेशंस हैं उनके रिलेटेड जो गोल्स हैं वो अलग तरह के हैं। हमें धन से संबंधित हमारे अलग गोल हैं, ज्ञान से संबंधित हमारे अलग गोल हैं। तो इस तरीके से हमें बहुत सारे समय पे अलग अलग तरह के गोल बनाने पड़ते हैं। अब आप जो भी गोल बनाएं, जो भी टारगेट, जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करें, वो स्पष्ट होना चाहिए। गोल मोल गोल मत बनाइए, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करिए, स्पष्ट रूप से परिभाषित करिए कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, कितना प्राप्त करना चाहते हैं, कितने समय में प्राप्त करना चाहते हैं। तो गोल सेटिंग से संबंधित कई सारी बातें हैं। सेट स्मार्ट गोल, मैंने आपको पहले भी बताया स्मार्ट गोल क्या होता है, जल्दी बताइए, रिपीट करिए मेरे साथ साथ। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, बोलिए, एंड एक्चुअल, जिसको हम सच में जिसको हासिल किया जा सकता है, अटेनेबल भी बोल सकते हैं, रिलेटेबल जो आपसे संबंधित हो, और टी का मतलब हो गया टाइम बाउंडेड। तो स्मार्ट गोल्स बनाइए, सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य विशिष्ट हो, मापने योग्य हो, प्राप्त करने योग्य हो, प्रासंगिक हो और समयबद्ध हो। जब इस तरह का गोल बनाएंगे तो वो गोल आप, वो लक्ष्य आप जरूर प्राप्त कर लेंगे। ब्रेक डाउन गोल्स। अब गोल तो आपने बनाया 4 साल बाद का, बहुत बड़ा गोल था, आप वहां तक जाना चाहते हैं, उसको छोटे 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 हिस्सों में बांट दीजिए। बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करिए। कहते हैं ना, छोटी स्टेप्स में बांट दीजिए और स्टेप बाय स्टेप। एक आदमी को जब स्कूल में, एक बच्चे को जब स्कूल में भेजा जाता है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि एक दिन वो बड़ा होके कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, कोई प्रोफेशनल बनेगा, पैसे कमाएगा, सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा, मतलब खुद के ऊपर निर्भर होगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। अब वो आत्मनिर्भर बनने में उसको बहुत साल लगते हैं। वो पहली कक्षा में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, तीसरी में पढ़ता है, तो स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रहा है आत्मनिर्भर बनने के लिए, शिक्षित होने के लिए। तो इसी तरीके से आप कोई भी गोल अगर पाना चाहते हैं तो एक एक स्टेप करके उसकी तरफ बढ़िए। बड़े गोल को छोटे मैनेजेबल प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करिए। जब गोल सेटिंग की बात चल रही है तो एक एक्शन प्लान बनाइए, एक कार्य योजना बनाइए कि आप पहले कौन सा कार्य करेंगे, दूसरा कौन सा कार्य करेंगे, दूसरे कार्य में आपको कितने लोगों की मदद की आवश्यकता होगी, और जिन भी लोगों की मदद की आवश्यकता है उनके नाम लिखिए, उनसे कैसे आप काम लेंगे, उनसे आप कैसे बात करेंगे। तो पूरी एक योजना बननी चाहिए, पूरी एक परफेक्ट प्लानिंग बनाइए। और परफेक्ट कुछ नहीं होता है, हम प्लानिंग परफेक्ट बनाएंगे बट जब चलेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ छोटे मोटे बदलाव होंगे। उसके लिए वो लचीलापन भी हमको हमारे लक्ष्य को निर्धारित करते वक्त रखना पड़ेगा। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण योजना बनाइए, स्टेप बाय स्टेप प्लान बनाते जाइए। जब गोल सेटिंग की बात कर रहे हैं तो भाई लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उस पर कार्य भी करने लगे। अब हम लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं, लक्ष्य इधर है और हम इधर कार्य करने लग गए मान लीजिए, तो हम तो दूसरी दिशा में जाने लग गए, लक्ष्य तो इधर हुआ करता था। तो हमको समय समय पे देखना पड़ेगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और इसी को बोलते हैं मॉनिटर योर प्रोग्रेस। मतलब प्रगति की, जो भी प्रगति आप कर रहे हैं उस प्रगति की निगरानी करिए, अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करिए और आवश्यकता अनुसार अपनी योजना को समायोजित करिए। टिक लगाते जाइए, हाँ ये काम हो गया, ये भी हो गया, ये अभी नहीं हुआ, इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है, अगले 5 दिनों में हो जाएगा। इस तरीके से ट्रैकिंग करिए अपने उस प्लान की जो आपने बनाया है अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। जब बात चल रही है गोल सेटिंग की तो कमिटेड रहिए, प्रतिबद्ध रहिए। समय समय पर आपका ध्यान भटकेगा, नए गोल दिखने लगेंगे, नए लक्ष्य दिखने लगेंगे। ऐसे समय पर आपको ध्यान केंद्रित करना है, बाधाओं का सामना करना है और अपने समय सीमा के साथ प्रतिबद्ध रहना है, डेडलाइन को मीट आउट करना है, समय के अनुसार ही चलना है। जो ऐसा प्लान किया था उससे स्टिक करना है, उसके साथ चिपक के चलना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी मन भटक रहा है, बाद में कर लूंगा, लेकिन अभी मैं अपना काम करूंगा। इस तरह की भावना के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। सबसे खास बात आ गई है आपके सामने, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। और टाइम मैनेजमेंट करना है तो पहले तो यह देखना पड़ेगा कि आप प्राथमिकता दे पाएं उन सभी कामों को जो आप करना चाहते हैं।
पहले कौन सा होना चाहिए? पहले मतलब पहले, ये सबसे जरूरी है, ये उससे थोड़ा कम जरूरी है पर जरूरी है, फिर उससे कम जरूरी। इस प्रकार से अपनी प्राथमिकता की एक लिस्ट बनाइए। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो एक स्केड्यूल बनाइए, एक अनुसूची बनाइए जिसके अनुसार आप काम करेंगे। ये एक दिन की होगी, एक सप्ताह की होगी, एक महीने की भी हो सकती है। अपने दिन सप्ताह की स्पष्ट अनुसूची बनाएं। कार्यों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट आवंटित करें। किस समय आप कौन सा काम करने वाले हैं? सुबह के 9 बजे से 11 बजे के बीच में मैं कौन सा काम करूंगा, 11 बजे से 1 बजे के बीच में मैं क्या करूंगा, 1 से 2 के बीच में मैं अपना दिन का भोजन करूंगा। इस तरीके से आपको स्लॉट, खास तौर से उन कार्यों के लिए जो बहुत जरूरी हैं, उनका टाइम का स्लॉट, जो अवधि है, वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। जब बात चल रही है टाइम मैनेजमेंट की, तो प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको, टालम टोल। सबकी आदत होती है, कल कर लेंगे, आज बहुत हो गया, एक दिन रेस्ट कर भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और एक्सरसाइज वाले लोग तो ये बहुत करते हैं, वो अगले दिन सुबह जब उठना होता है तो सोचते हैं आज आराम कर लेता हूं, कल चल जाऊंगा, एक दिन तो रेस्ट भी करना चाहिए। खुद को ही समझाने लग जाते हैं, कारण देने लग जाते हैं। ये बहुत बुरी आदत है, ये आपको अपने लक्ष्य से भटकाती है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो प्रोक्रेस्टिनेशन या टालम टोल की आदत से खुद को बहुत दूर रखते हैं, रोज इसके लिए प्रयास करते हैं। आसान उनके लिए भी नहीं है। कार्यों को तुरंत निपटाइए। जैसे ही आपको लगे कि कर देना चाहिए, हो सकता है कर दूंगा आधे घंटे में, 1 घंटे में, कर दूंगा नहीं, कर दो, इस तरह का भाव लेकर आइए। कार्यों को तुरंत निपटाएं और उन्हें अनावश्यक रूप से विलंबित करने से बचें। अननेसेसरी उन्हें डिले मत करिए। सेट डेडलाइंस। मैंने कहा ना, आप एक लक्ष्य पाना चाहते हैं, अब आप कहेंगे जब भी पूरा होगा हो जाएगा, चलने दो। तो अगर वो 20 साल बाद पूरा हुआ, तब आपकी उम्र क्या होगी, तब आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, तब आपकी चाहतें क्या होंगी, आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में, वो बदल गया। 20 साल बाद अगर आपने वो लक्ष्य प्राप्त कर भी लिया, तो मुझे नहीं लगता कि उस लक्ष्य की प्राप्ति आपको कोई खुशी देगी। तो कोई भी लक्ष्य निर्धारित करते वक्त उसके साथ डेडलाइन, स्मार्ट का टी याद है? तो वो स्मार्ट गोल बनाना है, उसमें टी है जो आपकी जो टाइम बाउंड डेडलाइंस हैं, वो आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। अपनी डेडलाइन सेट करें, कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित करें ताकि उन्हें समय पर पूरा किया जा सके, तभी उनको पूरा करने का आनंद आप ले पाएंगे। यूज टूल्स। कई तरह के टूल्स ऑनलाइन भी हमको मिल जाते हैं, जिनमें कैलेंडर है, आपके फोन में भी कैलेंडर की सुविधा है। आपको कल किसी से मिलने जाना है या अगले हफ्ते किसी से मिलने जाना है, आज ये तय हुआ कि अगले हफ्ते की मीटिंग है, आपको आज ही कैलेंडर में डाल देना चाहिए कि अगले हफ्ते मंगलवार को मेरी मीटिंग है, मुझे सोमवार की शाम को और मंगलवार की सुबह दोनों बार अलार्म बजा के सूचित किया जाए, और ये आपका फोन करके देगा। तो इस तरह के टूल्स की मदद लीजिए, उससे आपको अपना टाइम मैनेज करने में, समय का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। कैलेंडर्स, प्लानर्स, योजनाकार जिनको हम कह सकते हैं, कैलेंडर्स, प्लानर्स यूज करिए। कई तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो टाइम से संबंधित है। ऐसे उपकरणों का प्रयोग करिए जो आपकी मदद करते हैं कार्य को समय पे पूरा करने में। ब्रेक भी लीजिए बीच बीच में अपने काम को करने के दौरान। ऐसा नहीं कि एक ऐसा स्केड्यूल बना दिया, एक ऐसी योजना बना ली जिसमें आपने खुद के लिए समय नहीं रखा, आप कोई ब्रेक ही नहीं ले रहे, आपने अपने आप को समय नहीं दिया, आप कहीं पर भी थोड़ी देर विश्राम लेना ही नहीं चाह रहे, आपको लग रहा है बस मैं सतत काम करूंगा। एक मशीन लगातार अगर चलती जाएगी और उसको थोड़ी देर के लिए भी बंद नहीं करेंगे, तो एक समय आएगा जब वो मशीन खराब हो जाएगी। तो कोशिश करिए अपनी अनुसूची में नियमित ब्रेक को भी आप शामिल करें अपनी लिस्ट में, उस टाइम के स्केड्यूल में, जिसको हम टाइम टेबल कहते हैं, ताकि आप आराम कर सकें और पुनः ऊर्जा प्राप्त कर सकें। स्कूल जब हम जाते थे तो बीच में आता था ना इंटरवल, वो ब्रेक देता था, गेम्स का पीरियड आता था, म्यूजिक का पीरियड आता था, तो वो पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक देता था ताकि हमारा दिमाग फिर से तेजी से चल सके। जब बात चल रही है टाइम ओरिएंटेशन की, तो अब बात आती है कि टाइम ओरिएंटेशन से होगा क्या, तो आएगा रिजल्ट ओरिएंटेशन। मतलब हम परिणाम के अभिविन्यास का मतलब है एक विशिष्ट परिणामों और लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयास से क्या रिजल्ट आने वाला है,
इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और इसी को बोलते हैं रिजल्ट ओरिएंटेशन, मतलब परिणाम के अनुसार खुद को तैयार करना, उसके अनुसार अपने प्रयासों को लगाना। इसमें स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करना, कार्यों को प्राथमिकता देना और सुनिश्चित करना कि प्रगति लगातार, उसका जो भी आपने प्रोग्रेस की उसका लगातार आप मूल्यांकन कर सकें ताकि आपको वांछित परिणाम मिल सकें, आपके डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो आप चाहते हैं वैसे रिजल्ट्स आने लग जाएं। इसके लिए आपको समय समय पर मूल्यांकन करना है अपने प्रयासों का, जो भी आपने किए वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने के साथ साथ आपको निर्धारित करना है कि आप प्राथमिकता के अनुसार काम कर रहे हैं कि नहीं, आपकी जो प्रायोरिटी है वो सही जा रही है कि नहीं। जो 10वें नंबर का काम था वो पहले नंबर पे हो गया और पहले नंबर का काम अभी तक हुआ ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं कि हम रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल परिणाम के अनुरूप चलना है हमको, कि परिणाम कैसे आएगा, रिजल्ट कैसे आएगा, उसके अनुसार काम किया जा रहा है। जब बात रिजल्ट ओरिएंटेशन की चल रही है तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, मतलब आपके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होने चाहिए। क्यों किया जा रहा है काम, जो भी आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना चाह रहे हैं वो काम किया ही क्यों जा रहा है, उसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। सटीक, मापने योग्य और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। सटीक होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए। राजस्व को 20% बढ़ाने के लिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उसकी सेल्स वाली टीम है जो कि कोई भी प्रोडक्ट बेचती है, मार्केट में बेचती है, जिसके थ्रू उस कंपनी को मुनाफा होता है। अब उसमें वो 20% तक का कोई टारगेट ऐसा रखते हैं कि हमें हमारे पिछले साल की जो कमाई थी उसमें 20% बढ़ाना है। तो आप क्या करें, पूरे 12 महीने होते हैं, उस 20% बढ़ाने के लिए आपको हर 3 महीने में, वो जो तिमाही अपन इसको बोलते हैं, हर 3 महीने में आपको कितना अपने लक्ष्य को बढ़ाना पड़ेगा, इस हिसाब से आपको उसे बांटना पड़ेगा। सो राजस्व को 20% तक बढ़ाने के लिए तिमाही बिक्री लक्ष्य निर्धारित करें। मतलब अगर मैं पिछले साल तक 100 रुपए कमाता था अपने बिजनेस में और मैं चाहता हूं कि इस साल में 120 रुपए कमाऊं, तो मुझे 20 रुपए ज्यादा कमाने हैं। अब ये 20 रुपए मुझे 12 महीने में ज्यादा कमाने, पूरे 12 महीने में एक्स्ट्रा 20 रुपए कमाने हैं, तो मुझे 20/4, क्योंकि 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने ऐसे 4 बार में 12 महीने हो गए, 20/4 मतलब 5% जो है मुझे हर 3 महीने में ज्यादा कमाने। अब वो 5% में ज्यादा कैसे कमाऊंगा, मेरी सेल्स की टीम क्या करे कि हर 3 महीने में 5% पिछले साल की अपेक्षा हम ज्यादा कमा पाएं। तो इस तरीके से आप अपना रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करें और तब जाके हम बोलेंगे कि आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें आप सफल हो रहे हैं। प्रायोरिटाइज टास्क, कार्य को प्राथमिकता दें। जो उच्च प्रभाव वाले कार्य हैं, जिनसे ज्यादा इंपैक्ट आने वाला है, ज्यादा गहरा रिजल्ट आने वाला है, उन पर ध्यान केंद्रित करें। और जो सीधे लक्ष्यों की प्राप्ति में योगदान करते हैं उन पर ध्यान केंद्रित करें, जो डायरेक्ट गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करते हैं, सीधे सीधे टारगेट की तरफ लेके जाते हैं आपको, आपके लक्ष्य की तरफ। और जिन कार्य को करने से ज्यादा प्रभाव पड़ता है हमारे लक्ष्य पे, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दें। उदाहरण के तौर पे बिक्री बढ़ाने के लिए प्रशासनिक कार्यों की तुलना में ग्राहक बैठकों को प्राथमिकता देना। अब मान लीजिए बिक्री बढ़ानी है और आप अंदर ऑफिस में बहुत मीटिंग्स ले रहे हो, बहुत प्रेजेंटेशंस कर रहे हो। अरे एक प्रेजेंटेशन, एक मीटिंग में स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कैसे बिक्री बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? जब ज्यादा ग्राहक होंगे या जो ग्राहक पहले से हैं वो ज्यादा माल खरीदेंगे। तो हमें इस बात पे ज्यादा समय देना चाहिए कि ग्राहक ज्यादा माल क्यों खरीदेंगे या नए ग्राहक कहां से आएंगे, बजाय इसके कि हम ऑफिस में बैठ के बहुत सारी मीटिंग लें। हर 3 महीने में हमको 5% बढ़ाना था, तभी तो एक साल में 20% बढ़ेगा। तो कोशिश करिए कि आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे ध्यान दें, ग्राहक की संतुष्टि पे ध्यान दें, नए ग्राहकों को आकर्षित करने पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा वहां लगाएं जहां आपको नहीं लगानी चाहिए। एक्शन प्लान बनाइए, कार्य योजना बनाइए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और संसाधनों को रेखांकित करते हुए विस्तृत डिटेल्ड प्लानिंग बननी चाहिए। किन चीजों की जरूरत पड़ेगी यह हमें पता होना चाहिए। अगर यही नहीं पता है किन संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, किन लोगों की जरूरत पड़ेगी, अगर हमें यह नहीं पता है तो हम लक्ष्य तक जा ही नहीं सकते, या हम हमारे लक्ष्य के रास्ते में ही भटक जाएंगे या फिर थक जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे।
तो पहले ही अपनी योजना बनाते वक्त, अपनी प्लानिंग के दौरान पूरी तरीके से फोकस होकर ध्यान केंद्रित करके ये देखिए कि किन संसाधनों की आपको आवश्यकताएं पड़ेंगी, किन जरूरी कदमों को आपको लेना पड़ेगा, कौन सी स्टेप्स आपको लेनी पड़ेगी, किन लोगों की मदद आपको लगेगी, ये आइडेंटिफाई करिए। समय सीमा और सौंपे गए जिम्मेदारियों, जो भी आप जिम्मेदारियां जो आपको मिली गई हैं और डेडलाइन जो उसकी निर्धारित की गई है, समय सीमा एक निर्धारित गई है, इनके साथ आप एक विपणन जो योजना है, जिसको अपन बोल सकते हैं, आपकी एक मार्केटिंग कैंपेन आप बना सकते हैं। बेचने के लिए जो एक कैंपेन बनता है, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक कैंपेन बनाया जाता है, इसको आप बना सकते हैं। और इस तरीके से वो जो आपको 5% हर 3 महीने में अपनी सेल्स बढ़ानी है, अपनी आय बढ़ानी है, उसको आप पा सकते हैं। मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रगति की निगरानी करें। लक्ष्यों के खिलाफ प्रदर्शन को नियमित रूप से ट्रैक करें। जो भी आप उनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब अगेंस्ट से मतलब उनके खिलाफ जाके नहीं, मतलब कहते हैं इसको कि लक्ष्यों के लिए जो भी आप काम कर रहे हैं उसको ट्रैक करें, ताकि आवश्यक समायोजन किया जा सके, जो भी बदलाव करने वो किए जा सके। उदाहरण के तौर पे वीकली प्रोग्रेस, साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट का उपयोग करके बिक्री अब 3 महीने में 5% बनाना है, तो हर महीने कितना बढ़ रहा है और हर हफ्ते कितना बढ़ रहा है, इससे आपको पता चलने लग जाएगा। आप मॉनिटर कर पाएंगे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इन आंकड़ों को ट्रैक करना और आवश्यकता पड़ने पर अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत बदलना, ये आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रेगुलर ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। तो याद रखिए, प्रगति की निगरानी करिए, सिर्फ कार्य करने से काम नहीं चलेगा। इवैल्यूएट रिजल्ट्स, परिणामों का मूल्यांकन करें, यह समझने के लिए कि परिणामों का आकलन करें कि क्या हमने जो काम किया वो सही हुआ कि नहीं, यही काम करना था कि नहीं। अपने अनुभव से भी सीखें, जो भी आप कर रहे हैं उससे जो परिणाम हुए, उन परिणामों को प्राप्त करने पे देखिए क्या हमने शुरू में यही परिणाम अपेक्षित थे, यही चाहते थे हम करना, या हमने चाहा कुछ और था और हो कुछ और गया है। तो इस परिणाम को भी आप इनका मूल्यांकन करें, आप इसके कितना नजदीक चले गए ये देखिए। एक प्रोजेक्ट में, एक परियोजना के बाद सफलता का मूल्यांकन करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन करें। जो भी आपकी टीम है उसको बुलाया जा सकता है, जो भी आपके मित्र हैं जिन्होंने मिलकर काम किया है, जो भी आपके परिवार के लोग हैं, किसी भी कार्य को अगर आपने मिलकर किया है तो उसके संपन्न होने के बाद एक बार बैठ के पूरे कागज दस्तावेज साथ लेके, खर्चे देखते हुए, क्या हमने पाया, क्या हमने खोया, कितना हमने लगाया, इस सब की एक मीटिंग होनी चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। स्टे फोकस्ड, ध्यान केंद्रित करें, अंतिम लक्ष्यों पर ध्यान बनाए रखें। जो भी आपको इधर उधर लुभाने वाली जो विकर्षण हैं उनसे बचें और मोटिवेटेड रहें। आपको बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, भटकाव जो इधर उधर आपको लेके जाएंगे, इनसे बचना बहुत जरूरी है। और सबसे खास बात, आप अपने आप को मोटिवेटेड रखना चाहते हैं अपने लक्ष्यों और उपलब्धियों के साथ, एक दृष्टि बोर्ड रखिए, एक विजुअल बोर्ड बनाइए जिसमें साफ साफ ये लिखा हो कि आपने ये काम प्लान किए, ये काम हो गया, ये नहीं हुआ, ये इतनी तारीख तक हो जाएगा, ये आपको बार बार दिखते रहना चाहिए। तो एक विजन बोर्ड होना चाहिए जो आने वाले समय तक आप जो भी कार्य करने वाले हैं, जितने भी कार्य आप करने वाले हैं, उन कार्यों की समय सीमा के साथ वो लिखे हो वहां पे, और जो जो काम होते जाएं आप उनको कंप्लीट करते जाएं। जब कंप्लीट करें तो खुद को शाबाशी दें कि मैंने समय सीमा के अनुसार एक कार्य कर दिया। मैं उम्मीद करता हूं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के इस वीडियो कोर्स में आप इतना कुछ मेरे साथ सीख रहे हैं, लेकिन सिर्फ सुनने से बात नहीं बनेगी, इन्हें अपने जीवन में आपको शामिल करना पड़ेगा। हम कहते हैं इसे इंप्लीमेंट करिए, इसे लागू करिए अपने जीवन में, और फिर आप कमाल देखिए। जल्दी आपसे मुलाकात होगी अगले भाग में। धन्यवाद।